नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी की क्लास में। मैं डॉक्टर अवधेश यादव, जो वीडियो श्रृंखला द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी की शुरू किया था, उसमें यह 4th यूनिट के अंतर्गत चल रहा है। और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मैंने बेसिक चीज़ें पढ़ाया था, HDI पढ़ा दिया था। उसकी आगे की श्रृंखला को शुरू करूँगा और मेरी कोशिश यही है कि हर डायमेंशन को कवर करते हुए मॉडर्न इम्पोर्टेंस उसकी क्या है तथा कैसे मॉडल आंसर बनेंगे वो भी आपको समझ में आ जाए। बस सब कुछ फ्री है, यहाँ पर सब कुछ फ्री है, आप लोगों को मिल रहा है। आपसे एक ही गुजारिश है, इल्तिजा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो श्रृंखला पहुंचाने का प्रयास करें और शेयर करने का प्रयास करें। तो हम देखेंगे इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये मेरा बेसिक परिचय है जिसको बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे सारे बच्चे जानते हैं। बस उनके लिए कोशिश है कि ये आने वाली समय में 2-3 महीने में ये किताबें आ जाएंगी। लगभग 13 किताबें हैं। ठीक है, अब उसके अंतर्गत SDG के बारे में हमें पढ़ना था। तो SDG क्या है, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, किस तरीके से इसकी विकास की श्रृंखला है, हम सभी विषय वस्तुओं पर, सारे डायमेंशन पर बात करने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसके एक प्रकार से ग्लोबल गोल्स कहा जाता है, क्योंकि विश्व के सभी देश को आधार बनाकर यूएनओ के द्वारा हर चीज़ों को तैयार किया जाता है। तो क्या क्या चीज़ें हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसलिए कर दिया हूँ कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो उनको हिंदी में, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको इंग्लिश में हर विषय वस्तुएं मिलती रहे। तो कहने का मतलब यही है कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये देखिए कि इसको यूनाइटेड नेशन ने 2015 में एक्सेप्ट किया था, जिसमें 17 गोल हैं गरीबी से लेकर हर चीज़ों के रूप में। ठीक है, वो क्या क्या चीज़ें हैं SDG के अंतर्गत, जिससे पूरे सोसाइटी में इसका मेन उद्देश्य यही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मेन उद्देश्य यह है कि किसी भी देश का सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल, रिलीज, सभी प्रकार के डायमेंशन में सुधार हो। हेल्थ, एजुकेशन, सारे क्षेत्रों में ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करने वाला है। तो इसके आगे का जो डिटेल्स है पढ़ेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एजेंडा वाज एक्सेप्टेड ऑल मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन इन 2012। इसके अंतर्गत एक चीज और कहेंगे कि यहाँ से आपको जो UPSC या स्टेट PCS की तैयारी करते हैं, PCS की तैयारी करते हैं, मेंस में ये टॉपिक है और इससे फैक्ट्स से रिलेटेड प्रीलिम्स में भी पूछता है। तो वो दोनों डायमेंशन को यहाँ पर मैं कवर कराने का प्रयास करूँगा कि जो भी कंपटीशन दे आप उसमें आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाए। ठीक है, यूनाइटेड नेशन 2012 में इसको रियो डी जेनेरियो सम्मेलन काउंसिल मीट के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था, प्रमोट किया गया था। बेसिकली हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर प्लैनेट्स के लोगों के आधार पर। ठीक है, इस गोल्स में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, 15 ईयर्स प्लान के अंतर्गत ये काम किया गया। स्टार्टिंग में इसका नाम था मिलीनियम डेवलपमेंट गोल, MDG। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें बढ़ाई गई। तो क्या क्या चीज़ें बढ़ी। ठीक है, 17 यहाँ पर दिया है, 17 गोल्स अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मेंटेन बिलो। ठीक है, पहला कि गरीबी को दूर करना, हंगर इंडेक्स को दूर करना, हेल्थ को सुधारना, ये सारे के सारे इसके जरूरत की चीज़ें किन किन सेक्टरों में ये काम करेगा, उन विषय वस्तुओं की पूरा का पूरा है। जो लोग क्लास देख रहे हैं उस वीडियो को पोस्ट करके इसको हर चीज़ नोट कर सकते हैं। इंग्लिश में PDF इसलिए लिया हूँ कि हिंदी मीडियम के, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको भी लाभ हो सके। मेरा पूरा मकसद
समग्र रूप से डेवलपमेंट की चीज़ों का है। जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया अकॉर्डिंग टू इम्प्लीमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, भारत में भी इसका भाग है और इसी के तहत बहुत सी योजनाएं भी बनाई गई, जिसमें महात्मा गांधी नेशनल रूरल मनरेगा जिसको कहते हैं, ठीक है, जो रोजगार के आधार पर रोजगार देने वाली एशिया की सबसे बड़ी योजना के रूप में जानी जाती है, जिसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिया जाता है। ठीक है, ये स्वच्छ भारत अभियान ये भी इसी का हिस्सा है। ठीक है, इसमें सोलर एनर्जी इसका एक सेक्टर है। मैं इसके अंतर्गत कौन कौन से सेक्टर हैं उसको एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को हर चीज़ें डिटेल से पढ़ाऊंगा, तो आपको हर विषय वस्तुएं ऑटोमेटिक समझ में आती रहेंगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये सारे गोल्स हैं। नो पुअर्टी, गरीबी को कम करना, भूखमरी को कम करना, ठीक है, गुड हेल्थ, स्वास्थ्य की सुविधाओं पर अच्छे से काम करना, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा, जिस तरीके से भारत में शिक्षा व्यवस्था है उस तरीके की शिक्षा व्यवस्था नहीं, मतलब शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जिससे प्रोडक्टिविटी में निकले, जिससे ज्ञान की चीजें बढ़े, उस प्रकार की शिक्षा को बढ़ाना और उस तरीके की शिक्षा के डेवलप करने का प्रयास करना। उसके बाद जेंडर इक्वलिटी, भारत में बहुत बड़ी विडंबना है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की चीज़ें दिखाई पड़ती रहती है। हमारे यहाँ कथनी और करनी में शुरू से ही अंतर रहा है। हम एक तरफ तो महिलाओं को देवी का दर्जा देते हैं, ठीक है, मातृ शक्ति का दर्जा देते हैं कि सब कुछ है, लेकिन घर में किसी भी विषय वस्तु में जब डिसीजन लेने की बात आती है तो वहाँ पे हम खामोश रह जाते हैं। तो इन विषय वस्तुओं को जरूरत क्या है कि लॉजिकल वे में हमें अपने माइंड सेटअप को सुधारने की आवश्यकता है। जेंडर इक्वलिटी की चीज़ें किस तरीके से दूर की जाएगी, उसके बाद थोड़ा सा बता देते हैं, फिर पढ़ाऊंगा। क्लीन वाटर, एक भारत का बहुत बड़ा तबका ऐसा है जहाँ पर स्वच्छ पानी मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि और आप सभी जानते हैं कि बीमारियों का एक बहुत बड़ा कारण पानी का, स्वच्छ पानी का, साफ पानी का न मिलना भी कारण है। उसके बाद क्लीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी कहने का मतलब क्या है कि एक प्रकार की सोलर एनर्जी जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन रिड्यूस की समस्या जो है वो कम हो सके, पॉल्यूटेड जो एलिमेंट निकलते हैं उसको रिड्यूस किया जाए। क्लीन, जैसे सोलर एनर्जी इसका बेस्ट एग्जांपल इस समय है। भारत के साथ विश्व के जितने भी देश हैं जहां सोलर एनर्जी का प्रोडक्टिविटी देखी गई, ठीक है, वो 3 रेखाओं के बीच में, क्योंक65 इन 3 रेखाओं को, ठीक है, सूर्य पुत्र की कंट्री के रूप में जाना जाता है। यहाँ लगभग 365 दिनों में से 300 दिनों तक सनराइज होता रहता है, सनराइज होता रहता है, सूर्य की किरणें निकलती है। तो यहाँ बहुत बहुल मात्रा में सूर्य की एनर्जी जो बेकार रूप से चली जाती है उनको कलेक्ट करके इन द फ्यूचर के लिए क्या करना है, काम करने की जरूरत है, जिससे कार्बन की समस्या जिस तरीके से बढ़ी है, कार्बन डाइऑक्साइड की समस्या बढ़ रही है, ग्रीन एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाए, क्लीन एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाए। तो ये भारत की बहुत अच्छी पहल थी। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में पेरिस एग्रीमेंट के बाद जो पेरिस समझौता हुआ था क्लाइमेट चेंज का लेकर, उसके बाद इस योजना को इम्प्लीमेंट किया गया और पूरे के पूरे जब भारत की चीजें देखें तो लगभग आप वो देखेंगे कि लगभग 80% चीजों में इंडिया के 80% स्टेट ऐसे हैं जहां मतलब क्लीन एनर्जी के ऊपर काम किया जा रहा है और अच्छा उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। उसके बाद हम आगे की चीजें देखेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जा रही है, हम अपने कार्य की प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना होगा।
कार्य के फंक्शनल एक्टिविटी पर ध्यान देना होगा, जिससे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के साथ इकोनॉमिकल ग्रोथ हो। डेवलपमेंट वन डायमेंशनल होता है, जबकि ग्रोथ क्या होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है। तो उसको बढ़ाना है, इंडस्ट्री को बढ़ाना है। देश में जितनी भी इंडस्ट्री बढ़ेगी उतना रोजगार मिलेगा। इनोवेशन को बढ़ाना है, जैसे जैसे आविष्कार बढ़ेगा नई नई चीज़ों का उत्पत्ति होगी और उससे विकास होगा। जिस तरीके से कोरोना पीरियड काल में आपने देखा कि भारत की जो वैक्सीन थी पूरी दुनिया के लिए सहयोग की। तो जितना किसी भी देश का विकास का एजेंडा मेन रूप से उसके इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रिपल आई के ऊपर डिपेंड होता है। इकोनॉमिकल ग्रोथ का सबसे बड़ा फंडा क्या है, ये ट्रिपल आई। ठीक है, ट्रिपल आई का मतलब क्या है, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इस सेक्टर को बढ़ा ले गया वो इकोनॉमिकल रूप से संपन्न हो जाएगा। विश्व के जितने डेवलप्ड कंट्री है, अमेरिका से लेकर चाइना इस समय हब बना है, तो उसने एक क्षेत्र को, डायमेंशन को, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन को प्रोड्यूस किया। आप जान के ताजुब होगा आपको कि लगभग चाइना का 90%, चाइना का 90% हिस्सा जो है, ठीक है, वो बिना काम का है, मात्र 10% काम का है। उसमें भी विश्व की सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पर ट्रिपल आई 1990 तक भारत और चाइना, इंडिया और चाइना का लगभग समानता चलती थी। लेकिन 1990 के बाद जिस स्पीड से चाइना ने ट्रिपल आई के ऊपर काम किया है, ट्रिपल आई के रूप में काम किया है, वो लाजवाब रहा। आज दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में माना जाता है। ट्रिपल आई, इंडस्ट्री, इनोवेशन, ठीक है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इन चीजों पर लगभग आप देखेंगे कि विश्व में लगभग 80% जो इंफ्रास्ट्रक्चर के इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है, उसमें बहुत सी चीजों का योगदान इसका चाइना का है। इसके साथ साथ क्लीन एनर्जी में उन लोगों ने इस तरीके से काम किया है कि रोड के साइड जो खाली मतलब पैदल चलने वाली थी, उसको भी सोलर प्लेट में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व कर सके और क्लीन एनर्जी उत्पन्न किया जा सके। तो जरूरत थी इस ट्रिपल आई पर। विश्व का कोई भी देश को इकोनॉमिकल रूप से संपन्न होना है, अपने विकास को सबके ऊपर लेके जाना है आर्थिक ग्रोथ के रूप में, तो ये ट्रिपल आई पर काम करना होगा। आपको एक चीज और बताएं कि भारत दुनिया की सबसे, इंडिया जो है दुनिया की सबसे अधिक यंग जनरेशन की कंट्री है। बूढ़ों का शहर के रूप में आज चाइना को जाना जाने लगा है, जिससे जब से उसने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, लेकिन वहाँ पर युवा पीढ़ियों की कमी हुई। इसीलिए कुछ समय पहले उन्होंने जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी उसको खत्म किए और 2 चाइल्ड पॉलिसी की तरफ अग्रसर हुए। देखो हमारे यहाँ क्या है कि इन चीज़ों में सबसे अधिक काम करने की ज़रूरत है, और जैसे हम इन चीज़ों पर काम करेंगे हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, इनोवेशन भी बढ़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो हमारी लाइफ स्टाइल भी सुधरेगी। हमारे यहाँ काम करने वाले युवा वर्ग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बस उनको न जब हम स्किल अच्छी देंगे, एजुकेशन स्किल अच्छी देंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, तो ऑटोमेटिक सुधरेगी। 2014 के बाद ये ट्रिपल आई में बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रोथ हुआ है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट जिस मकसद से किया जा रहा है वो केवल हवाई ही रह के बन के रह गया है। जरूरत है उसे ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने का। तो ये क्या चीजें हैं, उसी विषय वस्तुओं को देखते हैं। किसी भी समाज में इनइक्वलिटी की भावनाएं रहेगी, तुम अमीर हो हम गरीब हैं, तुम छोटी जाति को हम बड़ी जाति के हैं। ये भावनाएं कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक बहुत बड़ा
विभेद खड़ा करती है। और भारत की जाति व्यवस्था की जो समस्या है वो बहुत ही निकृष्ट है, सोचने की आवश्यकता है। अब मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया कि कोई भी, यदि मैं यादव बिरादरी का हूँ और कोई उच्च जाति का जो उच्च और निम्न बना दिया गया है, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ और अपने बच्चों से भी यही कहूँगा कि इन विषय वस्तुओं को लॉजिकल वे में देखें। इस तरीके की कोई चीज़ें होती नहीं है, ये केवल एक ना मनगढ़ंत बनाई गई चीज़ें हैं। इन चीज़ों से ऊपर उठे और जो जरूरत की वर्तमान प्रासंगिकता है उन पर काम करने की जरूरत है। यहाँ ट्रिपल आई पर खुल के काम करने की आवश्यकता है। लेकिन यदि जिस दिन इस ट्रिपल आई के साथ, मैं यहाँ पर एक चीज और एक्सप्लेन करूंगा कि ट्रिपल आई का प्रयोग जब इथिकल आधार पर हो जाएगा, इथिकल बेस होगा तो ऑटोमेटिक इकोनॉमिकल ग्रोथ बढ़ेगी। ठीक है, अब ग्रोथ बढ़ेगी तो समग्र डायमेंशन में विकास होगा। जबकि हम अनइथिकल वे में इसका यूज करेंगे तो देश में पूरा करप्शन बढ़ेगा, लूट मार का, मतलब कि समाज में इनइक्वलिटी की, अमीरी रिचेस्ट पर्सन एंड पुअर पर्सन के बीच में एक गैप हो जाएगा। ठीक है, जरूरत क्या है, समग्र रूप से उन चीज़ों का काम करने की जरूरत है इथिकल बेस्ड पर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वैक का वैल्यू एडिशन पेपर जोड़ने का आधार भी वही चीज़ें देखने को मिली है। ठीक है, अब उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं, सस्टेनेबल सिटीज कम्युनिटी, ये बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद होता है रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। हमारे यहाँ इतना कूड़ा चीज़ें निकलती है, रॉ मटेरियल निकलता है, उसको कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है और बहुत नेसेसरी चीज़ें हैं। क्योंकि जब तक हम अच्छी तरीके से कंज्यूम नहीं करेंगे, जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हिंदी मीडियम अपने फॉर्मेट में लिखने का प्रयास करें कोट करके, और इंग्लिश मीडियम अपने तरीके से उसे कोट करके लिखने का प्रयास करें। ठीक है, उसके बाद क्लाइमेट एक्शन पर लगभग हर साल इस पर वर्ल्ड मतलब सबमिट होती है UNCCC का। ठीक है, जिससे क्लाइमेट सुधारा जा सके। बिना स्वस्थ, जैसे दिल्ली जैसे शहरों में जितना पॉल्यूशन है, उसकी वजह से जो उम्र हो, आदमी की लाइफ एफिशिएंसी है, डे बाई डे घटती जा रही है। तो गांव में देखोगे, यहाँ सांस लेने में भी बहुत तकलीफ होती है। इस तरीके की क्लाइमेट है। जब गांव में जाओ तो स्वच्छ मिलता है। तो जरूरत क्या है कि आवश्यकता के आधार पर ही यूज करें और आवश्यकता से अधिक इस तरीके की विषय वस्तुओं को अनर्गली न फैलाएं। ठीक है, लाइफ बिलो वाटर, यानी जो मरीन लाइफ है उसको भी सुधार करने की जरूरत है। जो समुद्र है, जो वाटर रिसोर्स, वाटर बॉडी है, उन सब को भी सुधारने की जरूरत है। आज जमीन की इतनी, भारत जैसे देशों में जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ी है, तो लैंड की एक्वायरमेंट करने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा जो वाटर बॉडी है उसको पाटती जा रही है, समाप्त करती जा रही है। तो जिसकी वजह से जो हमारी लाइफ एफिशिएंसी है, जो सुधार होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। तो हमें आवश्यकता क्या है कि हमें वाटर बॉडी का भी ख्याल रखना है, क्योंकि साफ पानी, स्वच्छ पानी के लिए बिना वाटर बॉडी के शुद्ध किए पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आप एक लंबा जीव जंतु आप देखेंगे इन्हीं वाटर बॉडियों पर डिपेंड करते हैं। समुद्र का क्या है, इसी तरीके से समुद्र में देखा गया कि जितने भी ओशियन है, सी है, उनमें जितना कूड़ा करकट है उसमें डाला गया था। एक समय के बाद, एक समय तक डाला गया। अब समुद्र क्या है, कोई चीज खराब चीजें रखता नहीं है, वो बाहर फेंक दिया। तो आप देखेंगे समुद्र के किनारे जितनी पानी उसमें जा रहा है, वहां पे बहुत गंदगी होती है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा,
भारत के ही तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, कोलकाता वाले बेल्ट में। तो वहां पर जरूरत क्या है कि जो रॉ मटेरियल है, अनर्गल चीजें हैं, उसको सही से उसको समाप्त करने की जरूरत है। प्लास्टिक ऐसी चीज है कि ये अमर है, ये खत्म ही नहीं होता है। तो प्लास्टिक की चीजों को कम से कम यूज करें, जिससे एनवायरमेंटल चीजें कम पॉल्यूटेड हो। उसके बाद आता है आपका लाइफ एंड लैंड, मतलब जीवन और जमीन की बात आती है। यदि साफ मतलब जमीन भी वो आवश्यकता से अधिक सही तरीके से एक्वायर किया जाए तो वो जरूरत है। आगे क्या क्या है मैं बताऊंगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की चीजें। अब उसी चीज विषय वस्तुओं को हम देखते चलेंगे क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। SDG 6 से बहुत सी बेसिक चीजें मैंने समझा दिया था, तो उसकी कुछ चीजों हैं जिसको हम फिर से देखते चलेंगे कि आखिर वो क्या क्या चीजें हैं। जैसे इसमें गोल 1 में मैंने बताया था नो पोवर्टी, ठीक है, एंड पोवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर, हर जगह से गरीबी को कम करना। इससे क्या होगा, एनवायरमेंटल के रूप से भी सही होगा, इकोनॉमिकल भी ग्रोथ होगा, और सोशल जो डिजास्टर है वो धीरे धीरे समाप्त होगा। कुछ चीजें हिंदी में भी है। इंड हंगर, भारत की कहना है कि भारत लगभग 144 करोड़ की जनसंख्या हो गई है। भारत का इतना संपन्न होने के बाद आज़ादी के 75 साल बाद भी लगभग 30% के आसपास कुपोषण के शिकार के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो आवश्यकता क्या है, इन चीजों को दूर करने की जरूरत है, जिसे 2 वक्त क्या साफ पानी खाना मिलना नामुमकिन हो गया है। तो हम कौन से विकास कर रहे हैं, हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इस पर काम करने की जरूरत है, जिससे इक्वलिटी की भावनाएं आए, ठीक है। गुड हेल्थ, ये चीज तो हेल्दी वेल बीइंग। देखिए हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर, हैप्पीनेस के अंतर्गत, आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी में हैप्पीनेस के अंतर्गत हम लोगों ने वेल SWB के कंसेप्ट पढ़ा, ठीक है। और ये क्या है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से बताया है, ये चीज को आप वहां से देख सकते हैं। और रही गुड हेल्थ की, तो हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग रहता है। तो किसी भी दशा में स्वस्थ शरीर की बहुत आवश्यकता होती है। शरीर स्वस्थ रहेगी तो हमारी काम करने की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, शरीर स्वस्थ रहेगी तो हमारे सोचने की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उससे आविष्कार इनोवेशन बढ़ेगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा जो प्रोडक्टिविटी है ज़्यादा है। तो जरूरत है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लेवल के हॉस्पिटल बनाने का। कोरोना पीरियड ने दिखा दिया था कि हमारे यहाँ जो हेल्थ फैसिलिटी है वो बहुत ही खराब है। जो चेन है हेल्थ मिनिस्ट्री की चीज़ों का बहुत ज़्यादा खराब है। जरूरत इस पर काम करने की है, नहीं तो इलाहाबाद जैसे शहरों में, प्रयागराज जिसे आज कहा गया है, आप देखें कि लाशों की अंबार लगी हुई, एक के बाद एक लाशें रखकर फूकी जा रहा था। तो कहने का मतलब क्या है कि जरूरत है हेल्थ को और एजुकेशन को। जिस देश की 3 चीजें सही हो गई, दुनिया में कोई भी व्यक्ति उस देश को डेवलप करने में नहीं पीछे रख सकता है। पहला है हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन और तीसरा है ट्रिपल आई, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ये 3 चीजें ऐसी है जिस देश की ये सुधर गई वो दुनिया में संपन्न होने में, डेवलप होने में उसे टाइम नहीं लगता। और यदि जिस देश में ये तीनों इथिकली रूप से संपन्न हो गई, लॉ एंड ऑर्डर के तहत मेंटेन हो गई, इथिकल रूप से मेंटेन हो गई, वो हैप्पीनेस HDI में हमेशा नंबर 1 रहेगा, ठीक है। आप देखेंगे कि
बाल्कन कंट्री के जितने भी देश हैं ये तीनों चीजों में परफेक्ट है। इसी वजह से हैप्पीनेस इंडेक्स में यदि पूछा जाए कि भारत क्यों पीछे है, उसका मूल रीजन लिखिए, तो उसमें इन तीन पिलर्स का बहुत बड़ा, और एक चौथा पिलर जोड़ ले, सोशल रिफॉर्म की जरूरत है। यदि ये चार पिलर हो जाए, यदि सुधार दिया जाए, जिस तरीके से इस बिल्डिंग के चार पिलर हैं उसी तरीके से ये पूरा का पूरा रिफॉर्म होने के चार पिलर हैं, स्तंभ हैं, जिसके सुधार कर देने के बाद पूरी दुनिया, पूरा भारत की पूरी छवि ही सुधर जाएगी। और ये इन्हीं चार सेक्टर पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एजुकेशन को प्रोडक्टिविटी बनाने की जरूरत है, हेल्थ पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और एजुकेशन हेल्थ दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जुड़े तो चारों एक ही चीजों से है, तो इन चीजों में सुधार करना बहुत जरूरी है। आगे के लेक्चर में हम थोड़ा सा और देखते चले कि क्वालिटी एजुकेशन, उसी क्वालिटी एजुकेशन की बात की जा रही है। हमारे यहाँ तो जो लिटरेसी की परिभाषा है, साक्षर लिटरेट होने की परिभाषा क्या है कि जो कोई लैंग्वेज को पढ़ सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है, वो साक्षर है। जब इस तरीके की निकृष्ट पैमाना रहेगा तो हमें उस तरीके का सुधार नहीं होगा। तो जरूरत क्या है कि स्किलफुल और ट्रेनिंग पूर्ण चीजें देने की एजुकेशन देना, दूसरे इथिकल वैल्यू को बढ़ाना, तीसरी चीजें क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव माइंड अप्रोच को बढ़ाना। ठीक है, और हमेशा हमारी जो सिस्टम है, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, हमेशा नौकर तैयार करती, मालिक नहीं। तो जब तक ये सोचे नौकर के तैयार करने वाली होगी, हम नौकर ही बनेंगे, मालिक नहीं बनेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब कि इन चीजों पर काम करने की जरूरत है। जब तक हम इन चीजों पर काम नहीं करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है सुधार हो। और जेंडर इक्वलिटी की बात ये पूरी सोसाइटी जानती है कि किस तरीके से भारत में है। आज भी आप जान के आश्चर्य होगा, यदि 100 है, ठीक है, 100 में आप लगभग मान लेते हैं 50% मेल है, तो वहाँ पे आज भी महिलाओं की संख्या 48-47% ही है। यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन दिखाई दिया। दूसरी चीज है, जो पावर का अधिकार होता है इंडिया में, वो पूरी की पूरी क्या है, मेल डोमिनेंट है। फीमेल वहाँ पर हमेशा कम ही रही है, न केवल सोशल फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में देख लीजिए, इकोनॉमिकल फील्ड में देख लीजिए, हर फील्ड में इनकी मात्राएं कम ही रही हैं। ओवरऑल देखा जाए डेटा के रूप में तो आज भी 48 या 49% देख लिया जाए, 49% में लगभग 17 से लेकर 20% ही मेल हैं, जो पूरी तरीके से इक्वलिटी की भावना कहें या मुख्य धारा में थोड़ा बहुत आई है। उसमें से लगभग 5 से 10% ही अच्छी स्थिति में है, नहीं तो वहीं प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादातर महिलाएं हैं। तो ज़रूरत क्या है कि महिलाएं को प्राइमरी सेक्टर के साथ सेकेंडरी टर्शियरी सारे सेक्टर में हमें इक्वलिटी की भावनाएं देने की आवश्यकता है। जब तक हम सभी सारे डायमेंशन में इक्वलिटी की भावनाएं नहीं जगाएंगे, उन्हें पावर का अधिकार नहीं देंगे, संभव ही नहीं है कि जेंडर इक्वलिटी हो। हमारे यहाँ तो जो सोशल मानसिकता है कि लड़की कमजोर होती है, घर से चलती है तो उसको 13 बार टोका जाता है, यहाँ से इसे जाना, इसे जाना, इस तरीके से करो, उसे खुल के डिसीजन तो लेने दो। जो भी चीजें हैं तुम्हारे अंदर है उनमें भी है, लेकिन उन्हें डिसीजन लेने की छूट नहीं दी जाती है, हमेशा एक आवरण में ही रखा जाता है। स्टार्टिंग में माँ बाप के संरक्षण में, जवानी में पति के संरक्षण में, बुढ़ापे में बेटा बेटी के संरक्षण में, वो हमेशा एक संरक्षण में ही रह जाए।
खुल के डिसीजन नहीं लेने दिया जा रहा है। आप पॉलिटिकल क्षेत्र में देखिए, पार्लियामेंट में भी देखेंगे, एमपी की तरफ, तो वहां भी 10% भी महिलाएं नहीं। जिस क्षेत्र में जहां पर अधिकारों को डिसाइड करना है वहां पर 10% से कम है, तो कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि सोशल पूर्ण कंप्लीट रिफॉर्म हो सकता है। तो जरूरत इस माइंड सेटअप को बदलने की है। आगे की चीजें क्या क्या चीजें हैं हम देखेंगे कि क्या है वो। यहाँ पे एसडीजी कुछ चीजें मैं हिंदी में भी लिख दिया हूँ, ठीक है। एसडीजी क्लीन वाटर की बात की जा रही है जिसकी जरूरत है। तो 2030 तक हमें, ये हम लोगों ने टारगेट लिया है कि 2030 तक हम पूरे देश में, पूरी दुनिया से जितने भी प्रदूषण युक्त वाटर है उसको दूर करेंगे। एसडीजी का अलग 2030 तक उसे कंप्लीट करना है, लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि पॉलिटिकली जो हस्तक्षेप हो रहा है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर किया जा रहा है, और सब एक ही उपदेश देने में लगा हुआ है कि इससे नहीं होगा, इस तरीके से नहीं हो। कोई अपनी लेवल पर सुधार ही नहीं करना है, खाना है खा के वहीं पर फेंक देना है। मतलब बहुत से लोग हैं कि कहीं भी खाए वहां पर थूक दिए, ये सब बंद करना हो। पानी को पता चले कि कहीं कहीं पे भारत के बहुत से बड़े महानगरे हैं जहां पर पानी, ग्राउंड वाटर खत्म हो गया है। दिल्ली उसमें से भी है कि यहाँ ग्राउंड लेवल बहुत कम है, दूसरे राज्यों से मंगा मंगा के काम चलाया जा रहा है। और यहाँ पे भी बहुत से ऐसे लोग देखे हैं कि 20 बाल्टी से 50 बाल्टी से पानी गाड़ी धोएंगे। अरे पानी टंकी खोल के भूल गए हैं। तो ये चीजें करना बंद करना होगा। मतलब क्या है कि फ्री का मिल रहा है भारत, दिल्ली में तो वैसे भी पानी और बिजली फ्री की चीजें मिलती है और फ्री की चीजों का कोई कदर नहीं करता। सबसे बड़ी विडंबना ये है। तो जरूरत क्या है, इन पर थोड़ी सी अवेयरनेस होगा और थोड़ा सा लोगों में डर होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, तब जाके सुधार होगा। उसके बाद सभी के लिए क्लीन एनर्जी की जो बात कर रहा था, क्लीन एनर्जी जिसे ग्रीन एनर्जी के रूप में है, उसको बढ़ाने की जरूरत है, जिससे कि कोयला पर से लेकर वाटर, जितने भी जो इस समय एनर्जी को उत्पन्न करने वाले अलग रिसोर्स है, उन पर डिपेंडेंसी कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन एनर्जी की प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो इन चीज़ों पर हमें सुधार करना होगा, तब जाके हमारा पूर्ण विकास होगा। ठीक है, अगला क्या है कि जेंडर इक्वलिटी, ये चीजें हो गई है। 7वां इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की जा रही है। यहाँ पर राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार प्रति व्यक्ति आर्थिक विकास को बनाए रखना, और विशेष रूप से जो डेवलपिंग कंट्री है उसके जो जीडीपी का विकास रेट है उसको 7%, जो जीडीपी रेट है उसको 7% से तक ले जाना है। और यहाँ पर मेल और मेन रूप से फीमेल और जो PHW के लोग हैं उनके डिस्क्रिमिनेशन को कम करना है। और जो बाल चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम है, भारत में भी बहुत ज़्यादा है, उसको कम करने की जरूरत है। सब कुछ मेरे अनुसार 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा फ्री होनी चाहिए, सबके लिए फ्री होनी चाहिए। ठीक है, या कम से कम एजुकेशन को, मेरा एक ही मानना है कि एजुकेशन को कम पैसे पे करो। एजुकेशन में जो आप ज्यादा चार्ज लिए जा रहे हैं उसको कम करने की जरूरत है, कि जिससे कम पैसे वाले लोग भी पढ़ सके। ठीक है, उसके बाद ये सारे के सारे चीजें हैं। और एसडीजी देश के भीतर तथा देश में जो असमानताएं हैं उसको कम करने की जरूरत है 2030 तक, जिससे आयु को लेकर, जेंडर को लेकर, जातीय विविधताएं हैं, धर्म को लेकर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो समाप्त हो सके और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी दशाओं में कंप्लीट रूप से रिफॉर्म हो सके। उसके बाद शहरों बस्तियों का है, शहर एवं मानवीय बस्तियों को समावेशी सुरक्षित वातावरण प्रोवाइड करना। ठीक है, उसके बाद सतत उपभोग एवं उत्पादन
प्रतिरूप सुनिश्चित कराना। इसके अंतर क्या है कि 10 वर्षीय योजना के तहत हमें काम करना होगा। पंचवर्षीय योजना भारत में चलती थी, ये तो खत्म हो गई। आवश्यकता उसको फिर से अलग डायमेंशन में रीजनरेट करने की जरूरत है। और वहां पर 1 ईयर यानी 1 to 5 चले तो एक साल पर, क्योंकि हर 5 साल पे सरकार बदलती है और हर सरकार आएगी तो अपने तरीके से मेंटेन करेगी। तो हर साल ये चीज रहेगा ना, आपके पास एक प्रॉपर हर साल का एजेंडा रहेगा कि इस सालों में आपने क्या किया, उसमें प्रोडक्टिविटी क्या है। तो उन चीजों को सुधारने की आवश्यकता है। उसके बाद जलवायु जो क्लाइमेट चेंजिंग है उसको सुधारने की अति आवश्यकता है। ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैंने थोड़ा सा हिंदी में मैटर दे दिया हूँ कि जिससे वो लिखने में भी उनको आसानी हो सके, जो ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, SDG 14 में क्या है, सतत विकास के लिए महासागरों जैसे मरीन डाइवर्सिटी की चीजें हैं, मरीन लाइफ की जो है उसको क्या करना है, सुधार करना है। 2025 तक सभी प्रकार के समुद्री प्रदूषण को प्रतिबंधित करना एवं उल्लेखनीय रूप से कम करना। विशेष रूप से जो ग्राउंड वाटर की चीजें हैं, मलबे हैं, उन चीजों को पूरी तरीके से कम करना। 2020 तक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रूप वैज्ञानिक जानकारी पर जो कोस्टल एरिया है उन चीजों पर जो ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूशन वाली चीजें हैं उसको कम करने की जरूरत है। उसके बाद इन्वायरमेंटल सुधार बहुत जरूरी है। इन्वायरमेंटल सुधार में वाटर सप्लाई को भी सुधारना है, प्लांटेशन को सुधारना है, क्लीन एनर्जी को सुधारना है। उसके बाद जो बायोडाइवर्सिटी की चीजें दिखाई देती है उनको सुधारने की जरूरत है, जिससे एक खुशहाल हरा भरा चीजें मिल सके, एक क्लीन एटमॉस्फेयर मिल सके और सुधार किया जा सके। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर था जिसमें SDG के बारे में हमने पढ़ा, जो HDI में कैसे संपन्न करता है। तो हम यहाँ पे एक चीज ये भी पूछता है कि पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज SDG, एक्सप्लेन रोल ऑफ SDG इन हैप्पीनेस। तो इन विषय वस्तुओं को कैसे लिखना है, तो उसके लिए हमें एक फॉर्मेट की जरूरत होती है। हर चीजों के बीच में मैं एक फॉर्मेट बनाता हूँ। यहाँ पर भी आप लोगों को फॉर्मेट सिखाऊंगा कि पहले मीनिंग लिखेंगे, ठीक है, कि इसका मीनिंग क्या है। उसके बाद बेसिक कैरेक्टर क्या है, बेसिक कैरेक्टर इसके क्या क्या है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत 3 चीजें, पहला क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन, दूसरा मीनिंग, तीसरा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। ठीक है, इन चीजों को हम एक्सप्लेन करेंगे। इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिया का क्या रोल है। उसके बाद बेसिक कैरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ वर्ल्ड, विश्व के आधार पर। और दूसरी क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ इंडिया। इन दोनों पर देखने की आवश्यकता है। उसके बाद इसकी कमियां क्या है, लिमिटेशन क्या रही, इसको कैसे, कमियां क्या क्या है, इसमें सुधार कैसे किया जा सकता है। ठीक है, मतलब इम्प्लीमेंट करके इसे ग्राउंड लेवल पर कैसे किया जाए। उसके बाद कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन लिखने का जो तरीका था मैं बखूबी बता चुका हूँ। उसी फॉर्मेट में हर क्वेश्चन के आंसर के फॉर्मेट को लिखने की आवश्यकता है। तो इस लेक्चर के तहत यही आप सभी से एक ही गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करें कि इन द फ्यूचर लाइव आकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी आइडिया को शेयर किया जा सके और डायरेक्ट आपके साथ संवाद हो सके। अभी तो क्या है, रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल देते हूँ जिससे आपको मिल सकता है। एक समय होगा कि जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो लाइव आकर पढ़ने का सौभाग्य मिलेगा। यहाँ सब कुछ फ्री मिलेगा, शिक्षा
जो लोग पैसे के आधार पर पढ़ाते थे वो व्यापार खत्म हो, और एक ऐसी भी चैनल हो, एक ऐसी आइडेंटिटी हो जहां से जितनी महंगी महंगी फीसे वाले चीजें हैं, जैसे यूजीसी नेट, यूपीएससी की चीजें हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो। बहुत 1.5-2 लाख रुपया दे के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, और बिना आपके सहयोग के संभव नहीं है। एक हाथ हम बढ़ा रहे हैं, एक हाथ आप बढ़ाइए, दोनों मिलकर इस जर्नी को उस लेवल तक ले जाए कि गांव का बैठा एक गरीब लड़का भी यदि पढ़ना चाहे तो वो ये कहे कि मेरे पास हर चीज संपन्न है, ठीक है, मुझे सोर्स की कमी नहीं है, मैं पढ़ सकता हूँ। तो इस वीडियो की श्रृंखला के अंतर्गत यही तक। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।